हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 20th लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। और आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑन सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी तक जो मैंने 19th लेक्चर एमसीक्यू के अपलोड किए हैं उसमें मैंने जो सब्जेक्ट कवर किया है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। और आज के इस लेक्चर से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एमसीक्यू ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, type of accounting which measure, report and analyze financial and non-financial information to help in decision making is called। क्वेश्चन है कि वो अकाउंटिंग, वो टाइप ऑफ अकाउंटिंग जिसमें हम मेजर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों को फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऐसी अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या ग्रीन अकाउंटिंग? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, कौन सी अकाउंटिंग है जिसमें हम मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इंफॉर्मेशन को फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग? तो बताइए कौन सी अकाउंटिंग है। तो चलिए मैं पहले आपको चारों टाइप की जो अकाउंटिंग है इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, तो आप ये आंसर खुद ही कर लेंगे। देखिए, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हम फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वी रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल डेटा। जो फाइनेंशियल डेटा है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसको हम मॉनेटरी टर्म, पैसे के टर्म में एक्सप्रेस कर सके, उन्हीं को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। फिर उसके बाद जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वहां पे हम कॉस्ट रिलेटेड डेटा से डील करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ग्रीन अकाउंटिंग क्या होती है? ग्रीन अकाउंटिंग एक टाइप ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम इन्वायरमेंटल कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स में हम जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट है उसको भी इंक्लूड करते हैं ग्रीन अकाउंटिंग में। ठीक है, तो ये तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसमें हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करते हैं और जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उन्हें मेजर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि जो टॉप मैनेजमेंट है उस इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रॉपर डिसीजन ले सके। ठीक है, सो यहाँ पे बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग? इसमें से कौन सा ट्रांसफर प्राइसिंग का मेथड नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो चार ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? निगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस, मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइस, फिक्स्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसफर प्राइस के बारे में बता देती हूँ कि ट्रांसफर प्राइस होती क्या है। तो ट्रांसफर प्राइस, देखिए नाम समझ में आ रहा है, कुछ ट्रांसफर किया जा रहा है, उस पे जो प्राइस चार्ज हो रही है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइस। लेकिन सवाल आ रहा है कि सवाल ये है कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ट्रांसफर प्राइस बेसिकली इट इज अ प्राइस, ये एक प्राइस होती है जो चार्ज किया जाता है फॉर गुड्स विच इज प्रोड्यूस्ड इन वन डिवीजन एंड ट्रांसफर टू अनदर डिवीजन। एक ही फैक्ट्री में, एक ही कंपनी में, नॉट एक फैक्ट्री में, सॉरी, एक फैक्ट्री में नहीं, एक कंपनी में एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जो प्रोडक्ट ट्रांसफर किए जा रहे हैं, गुड्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट बन रहे हैं एक डिवीजन में और फिर उन गुड्स को ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे डिवीजन में, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। उसको दूसरे डिपार्टमेंट, सॉरी, दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो जो प्राइस चार्ज की जा रही है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे सपोज करिए जो गुड्स हैं वो पेरेंट कंपनी में बन रहे हैं। ठीक है, पेरेंट कंपनी में बन रहे हैं और वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं एक फॉरेन सब्सिडरी फॉरेन कंपनी में, जो उसकी ब्रांच है वहां पे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे जो प्राइस चार्ज की जाएगी ना, ये जो गुड्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं इस गुड्स पे जो प्राइस चार्ज की जाएगी दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, और ये ट्रांसफर प्राइस जनरली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर प्राइस, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है ट्रांसफर प्राइस का। ठीक है, जब गुड्स एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर किए जाए। ठीक, अब ये ट्रांसफर प्राइसिंग के 5 मेथड्स होते हैं। 5 मेथड्स होते हैं ट्रांसफर प्राइस चार्ज करने के। कौन कौन से मेथड होते हैं? मैं इनिशियल लिख रही हूँ। सबसे पहला मेथड है वेरिएबल कॉस्ट मेथड।
ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, टोटल कॉस्ट मेथड। तीसरा मेथड क्या है, मार्केट प्राइस मेथड। चौथा मेथड क्या है, निगोशिएटेड प्राइस मेथड। ठीक है। पांचवा मेथड क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। ठीक है। तो ये 5 मेथड होते हैं फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग चार्ज करने के 5 मेथड होते हैं। ठीक है। तो अब जरा देख लेते हैं ये ऑप्शन क्या यहाँ पे दिया है। निगोशिएटेड प्राइस ये है, मार्केट प्राइस भी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, लेकिन ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, ये जो फिक्स कॉस्ट बेस्ड प्राइस ट्रांसफर प्राइसिंग है, ये कोई मेथड नहीं है ट्रांसफर प्राइसिंग का। ठीक है। क्यों नहीं है मेथड, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है ना, दैट इज इररिलेवेंट इन ट्रांसफर प्राइसिंग डिसीजन। ये जो ट्रांसफर प्राइसिंग का जो डिसीजन लिया जाता है, ट्रांसफर प्राइस चार्ज की जाती है, इस केस में फिक्स कॉस्ट जो है, जो फिक्स खर्चे होते हैं ना, दैट इज इररिलेवेंट, वो इररिलेवेंट होते हैं। ठीक है। तो ऐसा कोई मेथड ही नहीं है, फिक्स कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग ये कोई मेथड ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन कॉस्ट अकाउंटिंग द पर्पस ऑफ वेरिएंस एनालिसिस इज टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर वेरिएंस, टेक रिमीडियल मेजर, इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ द अबव। कॉस्ट अकाउंटिंग में सवाल है, कॉस्ट अकाउंटिंग में वेरिएंस एनालिसिस जो है उसका पर्पस क्या है। ठीक। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये जो टर्म यूज हुआ है, वेरिएंस एंड वेरिएंस एनालिसिस, ये क्या होता है ये बता देती हूँ, फिर आप आंसर खुद ही कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए ये जो वर्ड है वेरिएंस, ये बना है वेरिएशन से, अंतर। ठीक है। बट किसके किसके बीच में अंतर, दो चीजों के बीच में, एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में जो अंतर होता है ना, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। वेरिएंस क्या है, वेरिएंस इज द डेविएशन ऑफ एक्चुअल फ्रॉम स्टैंडर्ड। जो एक्चुअल है वो कितना डेविएट कर रहा है, कितना वेरी कर रहा है फ्रॉम स्टैंडर्ड से, दिस इज कॉल्ड वेरिएंस, इसको हम वेरिएंस कहते हैं। ठीक है। और वेरिएंस एनालिसिस में हम क्या करते हैं, वेरिएंस एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम एनालाइज करते हैं वेरिएंस। जितने भी वेरिएंस है इनको एनालाइज किया जाता है, कैसे, बाय सब डिवाइडिंग, बाय डिवाइडिंग द टोटल वेरिएंस। जितने भी वेरिएंस हैं, ठीक है, उनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड करते हैं, इस तरीके से ताकि मैनेजमेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सके। अगर स्टैंडर्ड पुअर हो रही है या सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हो रही है, तो किस वेरिएंस के कारण किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये असाइन कर सके। ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम जितने भी वेरिएंस हैं उनको एनालाइज करते हैं, कैसे, बाय सब डिवाइडिंग द टोटल वेरिएंस। इसमें टोटल वेरिएंस को फर्दर बहुत कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है और हर एक वेरिएंस को एनालाइज किया जाता है और फाइंड आउट किया जाता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस सब स्टैंडर्ड हो रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। ठीक है। इवन कॉस्ट वेरिएंस में हम लोग कुछ नहीं तो 20 से 25 टाइप के वेरिएंस पढ़ते हैं कॉस्ट वेरिएंस में। ठीक है। तो अब आपको काफी कुछ वेरिएंस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो वेरिएंस एनालिसिस का पर्पस क्या है, वेरिएंस एनालिसिस का पर्पस है टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ वेरिएंस। अगर वेरिएशन आ रहा है, अगर एक्चुअल और स्टैंडर्ड में अंतर आ रहा है तो उसका रीजन क्या है, ये हमें वेरिएंस एनालिसिस से पता चलता है। और अगर हमें पता चलता है अगर सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हो रही है तो रिमीडियल मेजर लेने के बारे में पता चलता है, तो ये भी ऑप्शन है। और इससे क्या होता है, अल्टीमेटली हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। और ये जो वेरिएंस है ना, फेवरेबल भी होते हैं, अनफेवरेबल भी होते हैं। ठीक है। दोनों टाइप के वेरिएंस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज टोटल कॉस्टिंग, कमिटेड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग या डिस्क्रिशनरी कॉस्टिंग। ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, फिर आप खुद ही आंसर कर लेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कुछ और नाम भी हैं, बता देती हूँ। इनिशियल लिख रही हूँ। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं, या इसको फिक्स्ड कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, सॉरी नॉट फिक्स्ड कॉस्ट, फुल कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फुल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को टोटल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ट्रेडिशनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के 3 और ये नाम हैं।
ठीक है। तो इसको टोटल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइन किया जाता है आफ्टर कंसीडरिंग बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कंसीडर करके प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकाला जाता है। इसलिए ये जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है इसको हम फुल कॉस्टिंग मेथड या टोटल कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं एंड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो अब बताइए आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सारे ही सब्जेक्ट की सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है जिसको मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है। तो इसका फायदा उठाइए, इन वीडियो लेक्चर्स की मदद से पढ़िए, इसका फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए। और एक बार मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। आपको जो भी टॉपिक चाहिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि वो टॉपिक आपको मिल जाएँगे और अगर ना मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उन टॉपिक को कवर कर लूँ, उन पे वीडियो बनाऊँ। ठीक है? और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ये नोटिफ़िकेशन बेल भी नीचे जो है वो उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। राइट। और अगर मेरा ये लेक्चर आपको यूजफुल लगे, अगर मेरे इस लेक्चर से आप कुछ नॉलेज गेन करें, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो या कुछ मेरे लेक्चर से आपने कुछ सीखा हो तो मेरे लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा पॉइंट सही नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये जो टर्म यूज हुआ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आंसर है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैसे हमने डिटेल में डिस्कस किया था जब मैंने ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ाया है, जिस लेक्चर में मैंने सीवीपी एनालिसिस पढ़ाया ना, उसी लेक्चर में ब्रेक इवन एनालिसिस भी पढ़ाया है। तो वहां पे मैंने डिटेल में एमओएस के बारे में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिटेल में डिस्कस किया है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज टोटल सेल्स, ऑर्गेनाइजेशन की टोटल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे कितनी सेल्स है, ठीक है, उसको माइनस करेंगे किसमें से? टोटल सेल्स में। तो ऐसे तो हमारा आ जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मार्जिन ऑफ सेफ्टी बड़ा है, ठीक है, लार्ज है, तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन क्या है? साउंड है, ऑर्गेनाइजेशन सेफ पोजीशन पे है। अगर थोड़ा सा अगर सेल्स डिक्रीज भी हो जाए तो भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या इंडिकेट करता है? इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। ये किसी भी बिजनेस की स्ट्रेंथ शो करता है। ठीक है, नाम क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कितने मार्जिन से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेफ पोजीशन पे है, दिस इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था वहां पे? याद करिए, चलिए रिवाइज करिए, क्या फॉर्मूला था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला तो ये है, टोटल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये हमने पढ़ा था ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का दूसरा फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिर उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज के टर्म में भी निकाली जाती है। ठीक है, तो अगर परसेंटेज के टर्म में निकालेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एमओएस डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, तो ये तीन फॉर्मूले हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के। पहला क्या है? टोटल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। दूसरा क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तीसरा क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, अगर परसेंटेज के टर्म में निकालेंगे तो। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं। अब बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? चलिए पहला देखते हैं, प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे डिवीजन का साइन है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो ये तो फॉर्मूला है। टोटल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी फॉर्मूला है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखा है टोटल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन, तो ये तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे डिवीजन का सिंबल है, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, और ये जो मल्टीप्लाई है इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो ये भी फॉर्मूला है, ये थर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले हैं, लेकिन ये जो है पीवी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट, दिस इज नॉट द फॉर्मूला, ये करेक्ट नहीं है मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर फॉर प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्शन बजट। जब ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन बजट बनाती है तो इसमें से कौन सा फैक्टर है जिसे कंसीडर नहीं करती है या जो इररिलेवेंट है, ठीक है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं बजट के बारे में बताती हूँ, प्रोडक्शन बजट के बारे में बताती हूँ, उसके बाद आप खुद ही आंसर कर लेंगे। देखिए बजट क्या होता है, बजट इज द प्लान, बजट क्या है, प्लानिंग है, प्लान है फॉर द डेफिनेट फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। आगे फ्यूचर पीरियड के लिए एक डेफिनेट फ्यूचर पीरियड, आगे 1 साल 2 साल 5 साल के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करती है, ठीक है, और ये प्लानिंग क्वांटिटेटिव टर्म में, मॉनेटरी टर्म में जो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करती है दैट इज कॉल्ड बजट। ठीक है, बजट क्या है, बजट इज द प्लानिंग फॉर द फ्यूचर डेफिनेट पीरियड, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में एक डेफिनेट ड्यूरेशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करती है मॉनेटरी एंड क्वांटिटेटिव टर्म में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बजट, इसको बजट कहते हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन बजट क्या है, प्रोडक्शन बजट में ऑर्गेनाइजेशन डू द प्लानिंग फॉर द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बजट में ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन से रिलेटेड प्लानिंग करती है, ठीक है, आगे के डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए, फ्यूचर पीरियड के लिए, और एक डेफिनेट ड्यूरेशन 1 साल 2 साल 5 साल इतने पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए प्रोडक्शन के लिए जब प्लानिंग करती है तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन बजट। ठीक, इवन प्रोडक्शन बजट इज द फर्स्ट स्टेप इन बजटिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो आगे अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को स्टार्ट करने वाली है उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है ना दैट इज प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट बनाती है उसके बाद एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज प्रोडक्शन बजट। अब जब ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन बजट बनाती है तो कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखती है। सबसे पहला सेल्स बजट, ठीक है, सेल्स का क्या टारगेट रखा है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जाएगा ना, तो सेल्स बजट को ध्यान में रखती है। इन्वेंट्री पॉलिसी, इन्वेंट्री पॉलिसी मतलब कह लीजिए कि रॉ मटेरियल कितने अवेलेबल है, इन्वेंट्री के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसी है, ठीक है, कितना इन्वेंट्री होल्ड करना है, ठीक, तो ये सब इन्वेंट्री पॉलिसी को भी ध्यान में रखती है। अगला ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन कैपेसिटी, ऑर्गेनाइजेशन की जो फैक्ट्री है वहां पे कितना प्रोडक्शन हो सकता है, क्या कैपेसिटी है, इसको भी ध्यान में रखती है जब प्रोडक्शन बजट बनाया जाता है। अगला क्या है, मैनेजमेंट की पॉलिसी रिगार्डिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें कंपनी ध्यान में रखती है जब भी कंपनी प्रोडक्शन बजट बनाती है। ठीक, तो चलिए अब जरा देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन हैं। पहला है प्रोडक्शन प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जब प्रोडक्शन बजट बनाती है तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन प्लान को भी ध्यान में रखती है, हाँ, सेल्स बजट को ध्यान में रखती है, हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल को कंसीडर करती है, हाँ, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, ये इररिलेवेंट है। ठीक है, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का कोई काम नहीं है। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट at which there is no profit, no loss, margin, contribution margin is equals to total fixed cost is equals to total revenue, all of the above। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो पॉइंट होता है जिसपे ये चार फैक्टर, मतलब ये तीन दिए गए हैं, ये तीन फैक्टर क्या उससे रिलेटेड हैं ब्रेक इवन पॉइंट से। तो ब्रेक इवन पॉइंट भी मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है उस वीडियो में जिसमें मैंने सीवीपी एनालिसिस पढ़ाया है, ठीक है, ग्राफ के साथ न्यूमेरिकल के साथ बहुत डिटेल में पढ़ाया है। एक बार अगर आपको डिटेलिंग चाहिए देन यू कैन वॉच दिस वीडियो, आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, सीवीपी पे जो है मेरा वीडियो। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट मैंने बताया था, नाम क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, ये है ना नाम, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट देखो, ब्रेक मतलब तोड़ना, इवन मतलब बराबर, पॉइंट मतलब वो बिंदु, यानी वो पॉइंट जो ब्रेक कर रहा है, ठीक है, जो तोड़ रहा है बराबर, किसको बराबर तोड़ रहा है, टोटल सेल्स एंड टोटल कॉस्ट, वो पॉइंट जो टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स को बराबर में तोड़ रहा है, उसको बराबर कर रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह लीजिए ये वो पॉइंट है विच ब्रेक द टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल्स इवनली, इवनली मतलब बराबर तोड़ रहा है, ताकि आपको पता चल सके कि कितना लेवल ऑफ आउटपुट, कितना लेवल ऑफ आउटपुट या कितनी सेल्स कंपनी को करनी चाहिए ताकि कंपनी को क्या हो, नो प्रॉफिट नो लॉस हो।
ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है, उतना आउटपुट होता है या कह लीजिए उतनी सेल्स होती है जिस पॉइंट पर कंपनी को न प्रॉफिट हो रहा हो न लॉस हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल इनकम होती है वो टोटल खर्चे के बराबर होती है। जितना खर्चा हो रहा है उतनी ही इनकम हो रही है, तो यानी क्या हो रहा है, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, न प्रॉफिट हो रहा है न लॉस हो रहा है। ठीक है, तो कंपनी कितना प्रोडक्शन करे या कितनी सेल्स करे ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, वो पॉइंट होता है। और ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है कि ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा प्रोडक्शन करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो, प्रॉफिट हो। ब्रेक इवन पॉइंट से कम प्रोडक्शन करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट से एक आइडिया मिल जाता है कि इतना प्रोडक्शन तो कंपनी को करना ही करना है, दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, अब बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब पॉइंट एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी ऑप्शन ए तो सही है ही। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट, नो, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। अगर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट की जगह फिक्स कॉस्ट होती नहीं, कह लीजिए अगर टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू होता तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल फिक्स कॉस्ट की बात हुई है। ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल कॉस्ट टोटल सेल्स के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फिक्स नहीं होता ना तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाता। तो बताइए अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि ब्रेक इवन पॉइंट पे द टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, तो इसलिए इस पे नो प्रॉफिट नो लॉस है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। पीवी रेशियो ऑफ अ प्रोडक्ट इज 0.4, पीवी रेशियो 0.4 है, सेलिंग प्राइस है ₹40 पर यूनिट, आपको फाइंड आउट करना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। पीवी रेशियो दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। मार्जिनल कॉस्ट मतलब बताइए, मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, बेसिकली आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। ठीक, चलिए निकालना शुरू करें। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले से सॉल्व कर दिया है। देखिए पीवी रेशियो का फॉर्मूला हम जानते हैं। पीवी रेशियो क्या होता है, सी बाई एस। सी मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, एस मतलब सेल्स, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल्स पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है सी बाई एस, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड सेल्स पर यूनिट। और कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन हम जानते हैं सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन। ये सब मैंने पढ़ाया है सीवीपी वाले वीडियो में, जिस वीडियो में मैंने सीवीपी एनालिसिस ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ाया है, वहां पे पीवी रेशियो भी डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस ये हमने पुट किया, कॉन्ट्रीब्यूशन को डिटेल में लिखा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस। तो हमें सारे फैक्टर्स मिल गए। पीवी रेशियो देखिए क्वेश्चन में दिया है 0.4, सेलिंग प्राइस दी है 40, वेरिएबल कॉस्ट को मैंने x लिया है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस डिनोमिनेटर में लिखेंगे 40, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट x मैंने यहाँ पे x लिया हुआ है, यू विल गेट वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 24। आ गया आंसर, बहुत आसान है, सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पीवी रेशियो क्या होता है, सी बाई एस, और कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सी मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक, तो आंसर आया है 24, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, लेबर रेट वेरिएंस, ये जो हमने टॉपिक किया है वेरिएंस एनालिसिस में, ये टॉपिक है, इस पे है ये क्वेश्चन, लेबर रेट वेरिएंस पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड आर, जो स्टैंडर्ड आर है वो है 400 आर एट द रेट ₹1 पर आर। अगर स्टैंडर्ड आर है 400 और जो रेट है दैट इज ₹1 पर आर, और एक्चुअल आर है 380 और रेट है 1.25 पर आर, तो आपको पता करना है लेबर रेट वेरिएंस, आपको लेबर रेट वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो हमने आप जानते हैं कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस को अगर फर्दर डिवाइड करें, जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है किसमें, पहला है लेबर रेट वेरिएंस में, और दूसरा क्या है, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस में। ठीक है, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस को लेबर रेट वेरिएंस और लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस में डिवाइड किया जा सकता है। यहां पर पूछ रहा है लेबर रेट वेरिएंस,
ठीक है, लेबर रेट वेरिएंस के बारे में बात हो रही है। तो आपको स्टैंडर्ड आर दिया है, एक्चुअल आर दिया है, स्टैंडर्ड रेट दिया है, एक्चुअल रेट दिया है, तो आपको लेबर रेट वेरिएंस पता करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले से सॉल्व कर दिया है। तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड, देखिए यहाँ पे रेट की बात हो रही है ना, लेबर रेट की बात हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो टाइम है उसको फिक्स रखेंगे, रेट में वेरिएशन निकालेंगे। तो रेट की क्योंकि बात हो रही है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और इसको एक्चुअल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, क्योंकि यहाँ पे रेट की बात हो रही है, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल टाइम। तो स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में दिया है, हाँ, ₹1, एक्चुअल रेट दिया है 1.25, एक्चुअल टाइम दिया है 3.80। देख लीजिए, स्टैंडर्ड रेट ₹1, ठीक है, एक्चुअल रेट ₹1.25 और एक्चुअल टाइम क्या है 380। ठीक, तो ये सारे फिगर हमने पुट किए यहाँ पे फॉर्मूले में, इसको जब कैलकुलेट किया तो आंसर आया -95। माइनस में आया है, इसका मतलब क्या है, एडवर्स है। जो वेरिएंस होते हैं मैंने बताया था, फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज अनफेवरेबल या कह लीजिए एडवर्स है। तो बताइए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ₹95 एडवर्स। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेल्स इन जनवरी मंथ, छोटा सा न्यूमेरिकल है ये भी। सेल्स इन जनवरी मंथ ₹3 लाख, जनवरी के महीने में सेल हुई ऑर्गेनाइजेशन की कितनी, 3 लाख की। क्रेडिट सेल कितनी थी इसमें, 80%। क्रेडिट पीरियड कितना है, 2 मंथ। तो आपको बताना है कि कितना अमाउंट कलेक्ट होगा इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक, ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है ये कितने सारे फिगर है, कितना टिपिकल है, बट ये बहुत आसान है, अभी मैं बता रही हूँ, इवन इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। जनवरी के महीने में कितनी की सेल हुई, 3 लाख की सेल हुई। ठीक है, अब सेल जो है दो टाइप की होती है, एक कैश सेल, एक क्रेडिट सेल। कुछ सामान कैश में बेचा होगा, कुछ सामान क्रेडिट में बेचा होगा। ठीक, तो क्रेडिट में कितना बेचा गया है, क्रेडिट में बेचा गया है, क्वेश्चन में बताया है 80% क्रेडिट में बेचा गया है। ठीक, तो इसका 80% आप निकालेंगे, आपका आएगा 2,40,000। ठीक है, तो इतना सामान क्रेडिट में बेचा गया है। और जो डेटर्स हैं उनको क्रेडिट पीरियड कितना दिया गया है, कि डेटर्स कितने ड्यूरेशन में पैसा वापस कर सकते हैं, 2 महीने में। ठीक है, तो जनवरी के बाद 2 महीने आए, मार्च, दूसरा महीना क्या आया, मार्च आया, जनवरी फरवरी मार्च। तो मार्च में यानी ये जो डेटर्स हैं ये कितना पैसा वापस करेंगे, ये 2,40,000 वापस करेंगे ना, क्योंकि 80% क्रेडिट में सेल हुई है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बहुत आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर डन बाय, प्लानिंग और कंट्रोलिंग कौन करता है, तो बता दूं ये जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है, दिस इज द टास्क ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट करता है ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग हुई, कंट्रोलिंग हुई, पॉलिसी मेकिंग हुई, डिसीजन मेकिंग हुआ। ठीक है, ये सब काम कौन करता है, ये काम करता है टॉप मैनेजमेंट। और जो लोअर मैनेजमेंट है, ये जो मिडिल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनका काम होता है इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना। ये काम होता है लोअर लेवल के लोगों का। ठीक है, बट प्लानिंग करना, ठीक है, पॉलिसी बनाना, डिसीजन लेना, ये सब काम करता है टॉप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑफ कंपल्सरी, ऑप्शनल, मैंडेटरी एज पर लॉ, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जब मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने बताया था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना, दिस इज नॉट इन्फोर्स्ड बाय एनी लॉ। कोई कंपलसरी नहीं है, कोई किसी लॉ के तहत किसी भी कंपनी को कंपलसरी नहीं है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस फॉलो करे ही करे। इवन जो छोटी कंपनीज होती हैं वहां पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं फॉलो होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं फॉलो होता है। ठीक है, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है ना, दिस इज कंपलसरी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपलसरी है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन बताई गई है, जो रूल रेगुलेशन बताए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो रूल रेगुलेशन बताए हैं वो फॉलो करने ही है। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, दिस इज नॉट कंपलसरी, दिस इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो बजट है इसको क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, बजट को हम
टाइम के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शन के बेसिस पे भी, फ्लेक्सिबिलिटी के भी बेसिस पे, तीनों बेसिस पे बजट को डिवाइड किया जाता है। बजट बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बजट को टाइम के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर हम बजट को टाइम के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो बजट जो है 4 टाइप के होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ बजट कितने टाइप के होते हैं। तो अगर बजट को टाइम के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो बजट 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, मैं इनिशियल लिख रही हूँ। पहला है लॉन्ग टर्म बजट, ठीक है, पहला है लॉन्ग टर्म बजट। दूसरा है शॉर्ट टर्म बजट, ठीक है। तीसरा है करंट बजट, ठीक है। चौथा है रोलिंग बजट, ठीक है। तो अगर बजट को टाइम के बेसिस पे डिवाइड करें तो बजट 4 तरीके के होते हैं। फिर अगर बजट को फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करें तो बजट बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे सेल्स बजट, ठीक है, जैसे प्रोडक्शन बजट। अगला है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, ठीक है। अगला है परचेज बजट, मेरी पेन ठीक नहीं चल रही है। अगला है परचेज बजट। अगला है पर्सनल बजट। अगला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, ठीक है। कैश बजट, मास्टर बजट, कई टाइप के बजट होते हैं अगर फंक्शन के बेसिस पर डिवाइड करें। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे भी बजट को डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। 3 ही बेसिस होते हैं बजट को डिवाइड करने के। तो फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं बजट, ठीक है। तो बजट आपने देखा बहुत टाइप के हैं और इनको डिवाइड करने के 3 बेसिस हो सकते हैं, या तो टाइम के बेसिस पे, या फंक्शन के बेसिस पे, या फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे। फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइप के होते हैं, टाइम के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो 4 टाइप के होते हैं, और फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस वेरिएंस इन डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में अगर प्राइस वेरिएंस आ रहा है, यानी प्राइस में वेरिएशन आ रहा है, तो कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये जो प्राइस वेरिएंस है, दिस वेरिएंस अराइजेस, ये जो प्राइस वेरिएंस है ये वेरिएंस अराइज करता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस, ठीक है। एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस में जो अंतर आता है उसके कारण दिस वेरिएंस अराइजेस, प्राइस वेरिएंस उसके कारण अराइज करता है, ठीक है। तो प्राइस वेरिएंस तो उसी डिपार्टमेंट के कारण अराइज कर सकता है जो डिपार्टमेंट प्राइस पे करता हो, जो डिपार्टमेंट सामान खरीदता हो, ठीक है। तो कौन सा डिपार्टमेंट है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेजिंग, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ये जो प्राइस वेरिएंस है ये किस डिपार्टमेंट के कारण आ रहा है, ये उस डिपार्टमेंट के कारण आ रहा है जो प्राइस पे करता हो, जो परचेजिंग करता हो, ठीक है। देखिए जो वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट है उसका काम है स्टोर करना, रॉ मटेरियल को स्टोर करना, ठीक है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिसीविंग डिपार्टमेंट का काम है कि रॉ मटेरियल को चेक करके रिसीव करना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, बट परचेज डिपार्टमेंट का काम है कि प्राइस पे करना और सामान को खरीदना, डायरेक्ट मटेरियल जो भी रॉ मटेरियल है उनको खरीदना। तो प्राइस वेरिएंस अराइजेस बिकॉज ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट, ठीक। तो चलिए ये था हमारे आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।